हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल लॉ एकेडमी। दोस्तों ज़रा सोचिए कि पुराने ज़माने में जब करेंसी नहीं थी तब लोग किस तरह कारोबार करते थे, लोग किस तरह कॉन्ट्रैक्ट्स करते थे, लोग किस तरह एग्रीमेंट्स करते थे। ज़ाहिर बात है, सोचने की बात है। भाई करेंसी नहीं है थी तो एक्सचेंज पे चलता होगा। कुछ लोग चावल देते होंगे, गंदम लेते होंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी, आहिस्ता आहिस्ता जब इर्तिका होने लगी, तो फिर इंसान कानून बनाने लगा। जब कानून बनाने लगा, फिर कानून की वायलेशंस भी होने लगी और फ्रॉड भी होने लगी। इंसान में पैसे कमाने की जुस्तजू भी ज़्यादा होने लगी, तो जाहिर बात है उसका भी इंसानों ने हल ढूंढा। और जब बिजनेस में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए, बिजनेस में फ्रॉड होने लगे, लोग वायदे तो करते थे लेकिन उनको पूरा नहीं करते थे, वादा करके मुकर जाते थे। बिजनेस में, कॉमर्स में ज्यादा फ्रॉड होने लगे, तो फिर इसका भी हल ढूंढा गया। इस पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, सख्त किस्म के रूल्स और रेगुलेशंस। जी हाँ, कॉमर्स से जुड़े जो भी मसाइल थे उनको हल करने के लिए रूल्स बनाकर उनको पार्लियामेंट से पास कराया गया। जब पार्लियामेंट से पास हुए तो वो कानून बन गए। आज हमारा टॉपिक जो है बिजनेस से जुड़े रूल्स के मुतालिक है। दोस्तों हमारे पास जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नहीं था, उससे पहले लोगों के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मसाइल को कैसे हल कर लिया जाता था। उस वक्त हिंदू कॉन्ट्रैक्ट लॉ और मुस्लिम कॉन्ट्रैक्ट लॉ चलते थे। अगर दो पार्टीज, वेंडर और वेंडी, दोनों हिंदू थे तो हिंदू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चलता था, और अगर दोनों मुस्लिम होते थे तो मुस्लिम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चलता था। और अगर उनमें से एक हिंदू और एक मुस्लिम होता था, यानी जो मजहब डिफेंडेंट का होता था वही लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फर्स्ट सितंबर 1872 को लागू हुआ। जब ये शुरू में सामने आया तो ये बहुत मोटा था, इसमें बहुत ज्यादा सेक्शंस थे। फिर कुछ साल आगे चल के पार्लियामेंटेरियंस को समझ आई कि भाई ये तो बहुत मोटा है, तो इसका वजन थोड़ा कम कर लिया जाए। तो फिर 1930 में 1930 में सेल ऑफ गुड्स से जुड़े जो भी मामला थे उनको अलग कर लिया गया, उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकाल दिया गया। फिर 2 साल बाद 1932 में पार्टनरशिप से जुड़े जो भी मामला थे, पार्टनरशिप से जुड़े जो भी मामला थे उनको भी अलग कर दिया गया और इनको एक एक्ट की शक्ल दी गई। ये दोनों एक अलग अलग एक्ट है। अभी आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। आइए पहले नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को समझें कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, एग्रीमेंट्स जो है, वो कितने नेचर के होते हैं। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके लिए हम एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। एग्जाम्पल का मान लीजिए कि ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। ये दोनों दोस्त हैं, फ्रेंड्स। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा, यार आ जाओ चाय पर, शाम को चाय पीते हैं। ऑफर दी टी की। बी ने कहा, सही है, मैं शाम को 7 बजे आ जाऊंगा चाय पीने के लिए। ये एक ऑफर है, प्रपोजल जिसको बोलते हैं। ये एक प्रपोजल है या ऑफर, आपको इस टेक्निकल जुबान में ऑफर बोलते हैं। ये उसने एक्सेप्ट कर ली। एक तो होगा ये एग्जांपल। दूसरा हमारा एग्जांपल है इसी से ही जुड़ा। ये हो गया एक। ये दूसरा एग्जांपल है। एक से मिस्टर हस्बैंड और एक थी उसकी वाइफ। हस्बैंड ने वाइफ से कहा, अगर मैं गोल्ड नेकलेस लाऊं तो क्या तुम उसे कबूल करोगी? हस्बैंड ने वाइफ को एक ऑफर दी, या प्रपोजल भी आप इसे बोल सकते हैं। ऑफर दी गोल्ड नेकलेस की। वाइफ ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। एक किस्म का ये हो गया। इस पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम तीसरा लिख लें। ये है तीसरा नंबर एग्जांपल। एक थे मिस्टर एक्स और एक थे मिस्टर वाई। एक्स ने कहा, मिस्टर वाई, विल यू परचेज माय हाउस? Purchase my house in sum of 10 lakh rupees. 10 lakh rupees. एक्स ने एक ऑफर दी, हाउस 10 लाख में, क्या तुम मेरा घर 10 लाख रुपए में खरीदोगे? वाई ने कहा, सही है भाई, मैं खरीदूंगा। कल मैं पैसे लेकर आऊंगा और तुम घर के कागजात तैयार रखना, मैं तुम्हारा घर खरीदूंगा। अभी ये किस किस्म के एग्रीमेंट्स हैं? ये तो सोशल किस्म का है, तो हम इसको बोलेंगे सोशल एग्रीमेंट। ये घरेलू मामला है, तो इसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। और ये कमर्शियल नेचर का है, लेन देन की बातें हो रही है, घर बेच रहा है, दूसरा घर खरीद रहा है, तो ये हो गए कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हमारे सामने 3 किस्म के आए। अभी इन सब में एक चीज कॉमन हुई है कि वादा किया गया और वादा खिलाफी भी की गई। बाद में मिस्टर एक्स दूसरे दिन डिनाई कर देता है कि भाई मैं ये घर नहीं खरीदूंगा। तो क्या मिस्टर एक्स मिस्टर वाई पर केस कर सकता है या नहीं? और इस केस में जब एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को ऑफर दी चाय की और वो दोस्त चाय पर नहीं आया, तो क्या इस सूरत हाल में भी ये केस कर सकता है? और ये तो है ही घरेलू मामला।
हस्बैंड ने वादा किया, फिर शाम को गोल्डन नेकलेस नहीं लाए, वादा खिलाफी तो हुई। अभी सोचना यह है कि इनमें से वो कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है। अभी आप मान लीजिए कि एग्रीमेंट बराबर है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। इस टाइम आप ये समझ लीजिए कि एग्रीमेंट और प्रॉमिस एक चीज है। प्रॉमिस ये एक वैसे एक चीज है नहीं, लेकिन इस केस के लिए हम मान लेते हैं कि ये एक चीज है, एग्रीमेंट और प्रॉमिस। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न यानी बदले में कुछ मिलना। इसको हम कहेंगे कंसीडरेशन। अभी आए देखें कि इनमें से कौन से वो एग्रीमेंट है जिनमें कंसीडरेशन है। ये पहला वाला जो केस था, इसमें तो कंसीडरेशन है ही नहीं। एक दोस्त तो चाय पिला रहा है, बदले में दूसरा दोस्त उसे क्या देगा, उसमें कंसीडरेशन नहीं है। दूसरे केस में हस्बैंड तो वाइफ को गोल्ड नेकलेस दे रहा है, लेकिन वाइफ क्या देगी, इसमें भी कंसीडरेशन नहीं है। इन दोनों में कंसीडरेशन नहीं है। ये तीसरा जो केस है कमर्शियल नेचर का, इसमें कंसीडरेशन है। इसमें एक आदमी घर बेच रहा है और दूसरा उस घर के 10 लाख रुपए दे रहा है, यानी इसमें कंसीडरेशन है। जाहिर बात है ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा, क्योंकि कंसीडरेशन है। वेयर देयर इज एन कंसीडरेशन इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। जहां पर कंसीडरेशन नहीं है वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। अच्छा, कमर्शियल एग्रीमेंट में जो कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें प्रिज्यूम किया जाता है, प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन ली जाती है कि कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता है। यानी ये प्रिज्यूम किया जाता है कमर्शियल एग्रीमेंट में कि इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। अभी मान लीजिए मिसाल के तौर पर दोस्त ने जब दूसरे दोस्त को ऑफर दी, तो क्या इसने सोचा था कि मैं इस पर केस करूंगा? नहीं सोचा होगा। जब हस्बैंड ने वाइफ को ऑफर दी, वाइफ ने एक्सेप्ट कर दी, तो क्या वाइफ ने सोचा था कि मैं इस पर केस दायर करूंगी? बिल्कुल नहीं सोचा था। अभी जब कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट है तो इसमें ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ये इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है और इसमें समथिंग इन रिटर्न भी है। तो लिहाजा ये जो कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, दूसरे इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। अब ये हो गया कि एग्रीमेंट इज इक्वल ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, तो ये क्या बन गया? ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट।
ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो और इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो, तो ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अभी क्वेश्चन एक रहता है कि क्या ये जो दो किस्म के एग्रीमेंट्स हैं, क्या ये केस दाखिल कर सकते हैं या नहीं? आइए इस पर बात करते हैं। एग्रीमेंट सामने कितने किस्म के पड़े? 3 किस्म के एग्रीमेंट पड़े। पहला था सोशल एग्रीमेंट, दूसरा था डोमेस्टिक एग्रीमेंट, और तीसरा था कमर्शियल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में हमने क्या पढ़ा कि इसमें समथिंग इन रिटर्न भी नहीं है, कंसीडरेशन भी नहीं है, और इनमें ये प्रिज्यूम भी नहीं किया जाता कि ये इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इनसे जाहिर होता है। दैट इज व्हाई unless it is specifically mentioned in agreement, intention to create legal relationship. अगर इनमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि ये लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करती है, अगर मेंशन है कि भाई अगर आप चाय पर नहीं आओगे तो आप मुझे जुर्माना दोगे, अगर ये रिटन फॉर्म में है और स्पेसिफिकली मेंशन है तो ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगी, नहीं तो नहीं होगी। और डोमेस्टिक एग्रीमेंट में भी ये है कि अगर रिटन में हस्बैंड दे कि मैं गोल्डन नेकलेस नहीं लाया तो बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए जुर्माना दूंगा, तो ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है। अभी कमर्शियल नेचर के जो एग्रीमेंट है इनमें ये प्रिज्यूम किया जाता है प्रिजम्पशन ली जाती है कि इट क्रिएट इंटेंशन to create legal relationship, and also there is something in written. It means there is consideration, so it must be enforceable बाय लॉ। ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगी। हम पढ़ ही क्या रहे हैं? बिजनेस पढ़ रहे हैं, नकदी की बात कर रहे हैं, मॉनेटरी की बात कर रहे हैं, जिसमें समथिंग इन रिटर्न कंसीडरेशन नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। वो तो सिर्फ एक प्रॉमिस है, वो एग्रीमेंट के स्टेज पर भी नहीं पहुंचता। अभी हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि जो सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हैं वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन एग्रीमेंट दैट इट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप।
अगर उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है, नहीं तो समथिंग इन रिटर्न नहीं है। अभी हम ये देखेंगे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में से वाइडर स्कोप किसका है? वाइडर स्कोप, ये हम नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं। Which one has wider concept? Agreement or contract? बोलते हैं इसको वाइडर, जिसका दायरा वसी हो। जो वाइडर है वो है एग्रीमेंट। वाइडर कॉन्सेप्ट एग्रीमेंट का। कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ होते हैं इनफोर्सिएबल बाय लॉ, जब एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ होंगे तो फिर ही कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। यानी वो एग्रीमेंट जो इनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट से एग्रीमेंट का स्कोप वाइडर है।